नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। देश के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में मेरी मौजूदगी है, जहां से अब से 1 घंटे के बाद कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी पर और किस तरह से अपने हमले तेज किए जाएं। आज की सबसे बड़ी खबर 2.5 घंटे पहले सामने आई, जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से यह फैसला किया गया। उसके बाद से तुरंत वो नोट भी मीडिया को दे दिए गए, जिसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। लोकतंत्र को कुचलने का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले में पलटवार किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जब माफी नहीं मांगी थी तो फिर यह हश्र होना ही था। यह पूरा का पूरा मामला 2019 में कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा हुआ है, जहां पर उन्होंने मोदी सरनेम का नाम लेते हुए यह कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। इसी पूरे मामले में कल फैसला आया, सूरत की कोर्ट ने फैसला सुनाया, 2 साल की सजा हुई और आज लोकसभा सचिवालय ने रद्द कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। कार्यकर्ता यहां पर जमा होने शुरू हो चुके हैं। अब से 1 घंटे के बाद आपको बताते चले यहां पर बड़ी बैठक भी होने वाली है। दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर आप दिखा पाए, आपको बता दें, एक तरफ दूसरी तरफ वहां पर काफी ज्यादा भीड़ है। एक एक करके गाड़ियों के आने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो गया है। 2004 से जिस राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, उनके राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा भूचाल आज ही आया है, जब लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द हो गई है। 2024 के चुनाव में 3.5 आपको बता दें 350 दिन से भी कम का वक्त बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक अलग जगाने की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं के भीतर राहुल गांधी की ओर से की गई थी, लेकिन अगर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो जाए तो फिर अब कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कर्नाटक में जहां पर मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से हमला किया गया था, कर्नाटक में आपको बताते चले इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने अब पूरी तैयारी कर ली है, चूंकि लगातार राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता निशाना साधते रहे हैं। अब से कुछ ही देर में एक तरफ जहां शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में इस पूरे मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कई विपक्षी नेता राहुल गांधी के खुलकर समर्थन में आ गए हैं। लोकतंत्र पर करारा हमला उनकी ओर से करार दिया गया है और ये कहा गया है कि बीजेपी की सरकार लगातार विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और आज का दिन काला दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे इसी कांग्रेस दफ्तर से, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। When I'm helping you over there, they're saying I'm wiping my nose over there. Crazy people. राहुल गांधी का ये गुस्सा बता रहा है कि उन्हें कहीं न कहीं अंदेशा था कि उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तब वो केरल के वायनाड के सांसद थे, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद वो भूतपूर्व सांसद हो गए, क्योंकि लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर उनकी संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया और राहुल गांधी गंभीर मुद्रा में इस तरह से संसद की सीढ़ियां चढ़ते देखे गए। सवाल यही कि अब राहुल गांधी का क्या होगा। सूरत की एक मान्यवर अदालत ने भारत की कानून व्यवस्था को बरकरार किया, भारत की न्यायपालिका की नींव को मजबूत किया। कल प्रमाणित किया भारत की कानून व्यवस्था भारत की प्रजातांत्रिक पद्धति में कोई ऊपर नहीं है। कल कांग्रेस पार्टी के एमपी श्री राहुल गांधी जी की ऊपर एक डिफेमेशन केस के अंदर, डिफेमेशन केस इसीलिए हुआ था, एक सार्वजनिक सभा में देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जातिवाचक शब्द लेके गाली देना, अपशब्द कहना, अशोचनीय व्यवहार करना, इसी आरोप पे जब कोई पिछड़े वर्ग की भाई की मन में इसके कारण प्रतिक्रिया हुई
उन्होंने अपने अधिकार को जाहिर करते हुए न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाया, भारत की आईपीसी के तहत संरक्षण मांगा कि भारत आजाद हो चुका है, सामंतवादियों के हाथ में नहीं है, प्रजातंत्र है, इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है, जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। कोई भी हो, वो केस 2018 से अभी तक चल ही रहा था। पक्ष विपक्ष अपने विषय रख रहे थे, ना उसमें सरकार या ना भारतीय जनता पार्टी की कोई संश्लिष्ट था, इन्वॉल्वमेंट था। न्यायपालिका ने बीते कल समाज में तनाव विभेद के आरोप में कांग्रेस पार्टी की सांसद को 2 साल की सजा सुनाई। इसमें ओबीसी समाज, जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, जो स्टेटमेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं अनेक बार उनकी माताजी ने मौत की सौदागर कहा था, जहर की खेती उन्हीं लोगों की मुंह से आई थी, विभिन्न समय में अपशब्द व्यवहार करके एक समाज को, भारत की एक महत्वपूर्ण, भले ही सामाजिक दृष्टि से उनकी मर्यादा आजादी की 75 साल में उतना ना बन पाए, लेकिन प्रजातंत्र में ही अधिकार दिया था, बहुमत ही महत्व रखता है। ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। इसमें समाज को राहत हुई, सुकून मिली। मित्रों, सबको मालूम है भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। कि भारत में पहली बार नहीं हुई है, कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है, और इनकी पार्टी के पूर्व सदस्य अभी भी राज्यसभा में सदस्य रहे, सदस्य हैं। और देश की वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल जी ने कल ही कहा था, जजमेंट के साथ साथ सदस्यता जाना तय है। यह बहाना दिखाया जाता कि 30 दिन की समय था, ऐसा नहीं था। कानून कहती है सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ साथ, दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी। और मैं आपको एक बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन समय कैसे क्रूर होता है, समय कैसे निष्ठुर होता है, आपको याद दिलाना चाहूंगा। 2013 में जो साहबजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था,
उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। और मेरे मन में तो कभी कभी एक संदेह होती है, क्या वो सच में उनकी पार्टी उनकी सदस्यता को लेकर चिंतित था क्या? उनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, देश की नामी दामी वकील उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब एक सदस्य ने कह ही दिया था कल सजाई घोषणा होते ही सदस्यता जाएगी, आप कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से देश देखा है, पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? 30 दिन उनको मोहलत नहीं था, 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हो, जाने वो अपना कानून जाने, अपना वकीलों को परामर्श करे, जो करना है करे। मैं एक विषय आज यहां गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। आप तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है, उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है, भारत पिछले 75 साल से प्रजातंत्र की रास्ता अपना चुका है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रजातंत्र की इस इंस्टीट्यूशन में कानून सभी के लिए एक प्रकार होते हैं। आप पिछड़े समाज को गाली करोगे, अपशब्द लगाओगे, वंचित वर्गों को आप नीचा दिखोगे, कानून आपके लिए अलग चाहोगे, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सामंतवादी मनस्थिति की ये प्रतिफलन है, फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। हम समूह से अलग है। क्यों? हम एक खानदान से आते हैं, हम एक परिवार से आते हैं, हम कानून से ऊपर है। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। घर मिलने के समय में, सुरक्षा के बारे में, एयरपोर्ट में अलग जाने के बारे में, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आज कानून को भी ऊपर मानते हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना है? मित्रों, इसको भारतीय जनता पार्टी कठोर से कठोर शब्द में निंदा करती है। बाकी कुछ विषय मेरे मित्र आप उससे जोड़ेंगे। नमस्कार मित्रों, हालांकि आदरणीय धर्मेंद्र जी ने बहुत विस्तार में सारी बात रखी है। मैं तो इतना ही कहूंगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए, 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना, तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही, ये अपने आप में उन पर लागू होती है। अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा
देखिए मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही, अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, यह उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, यह लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। एंड द लोकसभा स्पीकर हैज ओनली कंफर्म्ड द लीगल पोजीशन। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी डिसीजन or pass any speaking order. The decision falls under the provisions of Article 1021E of the Constitution of India, read with the Section 8 of the Representatives of the People Act 1951. लेकिन जो धर्मेंद्र जी ने कहा, स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी, लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में? तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला, या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? एक तो मैंने कहा वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे, लेकिन ये काम, ये जो लगता है कि डायनेस्टी का होने तो मैं उससे ऊपर हूं, सबसे ऊपर हूं। दूसरा, मैं इस पे आपको ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में विनम्रता, धैर्यता, समग्रता, इन सबको देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में ये गुण आप में हो। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हैं। लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती जी। यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये असंसदीय उनका आचरण पहले भी रहा है, और ये अहंकार जो लगातार दिखता रहा, और ये सत्ता में थे तब तो ये नशा था कि अपनी ही पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़ कर फेंक दिया और अपनी पार्टी को अपनी औकात दिखा दी थी कि कांग्रेस पार्टी की सोच को ये कुछ नहीं मानते। आज उसी पार्टी के अंदर किसने खेल दिया, आज इनको पता नहीं चल पा रहा। 13 सालों में मात्र 21 चर्चाओं में भाग लेना, यही नहीं, एक भी सिंगल प्राइवेट मेंबर बिल, जैसे मैंने कहा, नहीं ला पाए। I can say he is the epitome of the unparliamentary behavior, and he himself agrees on many issues. अब ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या पहली बार हुई? जो माननीय धर्मेंद्र जी ने भी कहा, मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी, सजा भोगी हुए तो इस्तीफा देना पड़ा। पहले चारा घोटाला में, तो अब जाकर तुम मुझे प्लॉट दो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, जमीन के बदले जॉब, उसमें भी गए। ऐसे नहीं, आजम खान हो, मोहम्मद फैजल हो जो लक्षद्वीप के एमपी हैं, विक्रम सैनी, ऐसे बहुत सारे, लंबी लिस्ट है जो सब ऐसे हैं। बट ये क्यों हुआ? राहुल जी की स्थिति क्यों आई? ये गलती एक बार नहीं बार बार की, और मैं कुछ आपके सामने आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा, आवश्यक है। अगर आप ये देखेंगे, 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है।
एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार में बेल अलग है, ये अवमानना के मुकदमों में भी देखा जाए तो जहां पटना कोर्ट में यही इसी विषय पर कि सब मोदी चोर हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया उस पे इनको, अहमदाबाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने किया तो उस पे भी इनको, इससे पहले गौरी लंकेश किलिंग के लिए बीजेपी और आरएसएस के साथ जोड़ना, उसके ऊपर, यही नहीं एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं। सो इन द एंड यू कुड से राहुल गांधी जी इज अ हैबिचुअल लूज कैनन and he thinks he can speak anything without ever facing the consequences. ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता, और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही जी। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना अलग बात थी, अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आ गए ओबीसी समाज को जो किया है। 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। दूसरा, ये वायनाड के सांसद बने तो उन्होंने अमेठी वालों के बारे में अपशब्द, नॉर्थ इंडियंस के बारे में अपशब्द बोल दिया, आप भूले नहीं होंगे। यही नहीं, जम्मू कश्मीर गए तो वहां पर जाकर भी वहां पर बांटने का काम किया कि लोकल को नौकरी मिले, और सब जब इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अरे बाकी तो छोड़िए, ये असम के चुनाव में गए तो चाय की बात करके गुजरात और उसमें दरार पैदा करना शुरू कर दिया। यहां कहां रुके, ये भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और देश के बाहर जाकर भी भारत को कह देते हैं इंडिया इज लाइक ए यूरोपियन यूनियन। या तो इनको देश के फंडे क्लियर नहीं है, खुद ज्यादा के जानबूझ के ऐसे बयान देते कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। और ये लगातार कश्मीर के बारे में जो कहना, जो 370-35 से नेहरू जी की देन थी, जो इनके कारण बेड़ा गर्क वहां पे हुआ था, लोगों की जाने गई, उससे बचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। ये विदेश में जाकर उसके बारे में भी गलत बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भारत की वैक्सीन के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, उस पर विश्वास नहीं हो। जहां मोदी जी की सरकार, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर काम करते हैं, ये लोग समाज को बांटने का काम, और विशेष तौर पर एक वर्ग को जो लगता है कि मोदी जी अगर उससे आते भी हैं उसको बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा अंत में, अगर आपका कोई सवाल हो कि ये जो बहुत पहले से होना था ये अब होके रहा है, और ये एक बार नहीं, राहुल गांधी जी ने बार बार ऐसे अपराध किए हैं। कुछ लोगों के सवाल नहीं। सुजीत ठाकुर जी। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अनुराग ठाकुर जी से है, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के, आपको क्या लगता है वहां कोई डिवीजन है राहुल गांधी के खिलाफ? धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे दूसरा सवाल मैं साथ ही पूछ लेता हूँ कि तो एक के बाद एक आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री किस तरह से आकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता ओबीसी समुदाय का अपमान करते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो फिर उनको हश्र भुगतना था। कोर्ट का ये फैसला है, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। और उसके बाद अनुराग ठाकुर ने संबोधित करते हुए ये कहा कि किस तरह से उनका अहंकार रह रहकर सामने आता है। एक वक्त पर अपनी ही सरकार का अध्यादेश फाड़ने का काम राहुल गांधी की ओर से किया गया था, और अब ये कोर्ट का फैसला है, जनता भी उन्हें जवाब दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि राहुल गांधी किस तरह से बोलते हैं कि यह दुर्भाग्य है कि मैं सांसद हूं, इसको कोट करते हुए यहां पर अपनी बात कहते हुए अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान नजर आए। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ कराते हुए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ नलिन कोहली जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा,
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी शिवसेना के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष श्रीवास्तव जी आप वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुमित चंद्र जी आप भी वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों अलग अलग विचारधारा को फॉलो करते हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे कि आज ये जो फैसला सामने आया है राहुल गांधी के खिलाफ, अब आगे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई आगे क्या होगा। और जिग्नेश मेवाणी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप गुजरात के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर हमेशा अक्सर कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे कर सबसे पहले जिग्नेश मेवाणी आपसे ही शुरुआत करते हुए, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी। उनका यह कहना है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर इस तरह का बयान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, कोर्ट का फैसला आएगा, तो फिर इसमें बीजेपी कहां से दोषी। उनके जो कर्म थे, आज ये रिजल्ट आया है सामने। जिग्नेश जी नहीं, यदि ये डेफेमेशन का मामला है तो ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी जिनके खिलाफ राहुल जी ने स्टेटमेंट दिया, तो तीन में से कोई कंप्लेनेंट बनता। तीनों में से किसी ने तो कंप्लेंट दर्ज करवाया ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं न्यायतंत्र का सम्मान करता हूं और हम लोग अपील में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि कन्विक्शन पे स्टे मिलेगा। जहां तक उनका यह कहना है कि ओबीसी समाज, उनको कब से दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए प्रेम आ गया। हमें डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये आरएसएस के लोग 50 बार पब्लिकली कह चुके हैं, 50 बार लिख चुके हैं। और आज ही गुजरात की विधानसभा में बजट सेशन के दौरान दलित, आदिवासी और ओबीसी के समाज के बजट को लेकर हम लोगों ने वॉकआउट किया है। हम इन गरीब वंचित तबकों के साथ खड़े हैं। ये तो बेसिकली दादागिरी है, तानाशाही है। यहाँ कोई डिफेमेशन का केस ही नहीं बनता। बावजूद उसके जिस प्रकार से भाजपा और आरएसएस के लोग, राहुल जी डटकर जो आरएसएस और भाजपा का मुकाबला कर रहे, भारत जोड़ो यात्रा को जिस प्रकार का जो रिस्पांस मिला, नफरत और हिंसा के खिलाफ राहुल जी कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले, जो लाखों करोड़ों लोगों को जो जन समर्थन मिला, उसकी बौखलाहट के कारण इस प्रकार से उनको बार बार टारगेट किया जा रहा है। चाहे ईडी की नोटिस भेजी जा रही हो या फर्जी मुकदमे किए जा रहे हो। और केवल राहुल जी की बात नहीं, पवन खेरा जी के खिलाफ भी फर्जी मुकदमा दर्ज किया। मुझे 2500 किलोमीटर असम की जेल में डाला। दूसरे विपक्ष के दल के नेता, ह्यूमन राइट्स का काम करने वाले लोग, एनजीओ के लोग, पत्रकार, वकील, यहां तक कि आज जो उनके कैंप में बैठे उस हार्दिक पटेल को भी के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज किए थे। तो विपक्ष के हर एक आवाज को कुचलना, यही आरएसएस और भाजपा की नीति रही है। ठीक है, सीधे नलिन कोहली जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर गई बीजेपी, इसी वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। उनके आरोपों पर जवाब दीजिए नलिन कोहली जी। राहुल गांधी जी की जबान पर लगाम नहीं। और मुझे लगता है एक तरफ कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं फर्जी केस है, केस में कोई तब। तो आप कह क्या है कि कोर्ट और जज बेवकूफ है, उनको समझ नहीं आया केस क्या है। ये कानूनी प्रक्रिया है। किसी ने कंप्लेंट आई, राहुल गांधी जी के वकील वहां गए, उन्होंने इस केस को लड़ा, पूरी न्यायिक प्रणाली चली, उसके बाद एक कन्विक्शन आया है। मतलब मजाक नहीं हो सकता। और ये जो कांग्रेस की सोच है, ये 2018 में भी दिखी, जब सुप्रीम कोर्ट के बयानों को तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी जी ने स्वयं कुछ बयान दिए थे राफेल पे, फिर बाद में माफी मांगी। और अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने याद दिलाया कि माफी मांगने के बाद भी तो उन्होंने इस्तीफा नहीं, उसी के बाद इन्होंने कह दिया सारे मोदी चोर है। उसे एक समाज पर आप वार करते हैं और आप फिर उम्मीद करते हैं कि सारे लोग जो है खुश होंगे। दूसरी बात मैं कहता हूँ, कांग्रेस की पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट पे इंग्लिश भाई करें, हम ही इनके लिए मेहनत करें, गरीबों के लिए, वंचित के लिए, ओबीसी समाज के लिए, तो वोट क्यों नहीं मिलते आपको। मतलब आप क्या भारत की जनता को भी बेवकूफ समझते हैं। मतलब वोट जनता, मोदी जी के काम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे। क्यों? क्योंकि काम हो रहे। तो एक होता है लेजेंड इन योर ओन माइंड, राहुल गांधी जी, और होता है लेजेंड इन योर ओन माइंड। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। हम कांग्रेस है, हम नेहरू गांधी परिवार की पार्टी है, तो हमारे को तो वोट मिलेगा ही, हम जो कहना चाहे कर ही पाएंगे। दूसरी तरफ भारत बढ़ रहा है, काम हो रहे हैं, मोदी जी की सरकार को मिले, तो बेवकूफ मत समझिए, स्थिति को पहचानिए। इनके नेता ऐसे हैं जिनकी जबान पे लगाम नहीं है, और ये पहले नेता नहीं है जिस पर ये कानूनी प्रक्रिया है। ये जयललिता जी पे भी हुआ था, लालू प्रसाद यादव जी पे भी हुआ था, राशिद मसूद साहब पे हुआ था, बीजेपी के आशा रानी जी पे हुआ था। तो ये प्रक्रिया सबको पता है।
तो अब कन्विक्शन हुआ है तो प्रक्रिया झेलना पड़ेगा। कोई राहुल गांधी जी संविधान या कानून से ऊपर है, ये कांग्रेस मान सकती है, लेकिन देश का कानून नहीं मानता, देश का संविधान नहीं मानता। अभय दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब अदालतें तो नहीं देखती है ना कि कौन किस पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। अदालतें तो नियम के हिसाब से फैसला करती हैं। जब 2 साल उनको दोषी करार दिया गया तो ये सदस्यता सुप्रीम कोर्ट का जो 2013 का फैसला था और उसके बाद की जो स्थिति तरी, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी ही एकमात्र नेता जिनकी सदस्यता गई हो। दोनों ही पार्टियों से अलग अलग पार्टियों के भी कई नेता हैं, तो इसको लेकर इतना बवाल क्यों? और अभय दुबे जी, एक और सवाल है, आपके पास पूरे 24 घंटे थे सूरत कोर्ट का जो फैसला सामने आया था ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए, आप लोग क्यों नहीं गए? चित्रा जी, पहली बात तो गंभीर आपत्ति है मेहुल चोकसी या नीरव मोदी, ललित मोदी, निशल मोदी, अमी मोदी, ये जो बैंक फ्रॉस्टर्स हैं, जो हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का पैसा लूटकर भाग गए, उनको ओबीसी समुदाय से भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ दिया। ये समूचे देश के ओबीसी समुदाय का अपमान है, इसकी माफी भारतीय जनता पार्टी को मांगनी चाहिए। आपने न्यायालय का पक्ष रखा, मैं बताना चाहता हूं। 16 अप्रैल 2019 को याचिकाकर्ता कोर्ट जाता है, 24 जून 2021 को राहुल गांधी जी के प्रत्यक्ष मौजूद होकर बयान होते हैं। मार्च 2022 में वो कहता है कि राहुल गांधी को फिर से कोर्ट में बुलाइए। न्यायालय, दवे साहब की न्यायालय उससे साफ इनकार कर देती है। ये सज्जन 7 मार्च को हाईकोर्ट जाकर के स्टे ले लेते हैं, 11 महीने का स्टे होता है। उस बीच 7 फरवरी को राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं अडानी के खिलाफ। ये शख्स फिर हाई कोर्ट जाता है, कहता है नए एविडेंस आ गए हैं, अब इसको वेकेट कर दीजिए, जबकि कोई नए एविडेंस नहीं थे। ये रिकॉर्ड की बात है। 27 फरवरी को फिर से केस चालू होता है और 23 फरवरी को जब सुखदेव की, राजगुरु की, भगत सिंह का शहादत का दिन था, उस दिन प्रजातंत्र की के साथ आघात किया जाता है और राहुल गांधी जी की सदस्यता ये समाप्त उस दिन से मानते हैं। क्या कहता है संविधान? सिर्फ 2 बातें मैं कहूंगा। आर्टिकल 103 जो भारत का संविधान कहता है सदस्यों की निरर्हता है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन का संबंधित प्रश्न उठता है तो वो राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करेंगे। क्या यह प्रक्रिया अपनाई गई? नहीं अपनाई गई। हमने ट्रायल कोर्ट में तथ्य रखे प्रामाणिक रूप से कि अनिवार्य एक आखिरी बात, ये बहुत गंभीर बात है, यह अनिवार्य एक जज के लिए ट्रायल कोर्ट के कि अगर उसका जुरिडिक्शन नहीं है, अगर अपराध उसकी कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर हुआ है, जिस पर आरोप है वो बाहर रहता है, तो सीआरपीसी के 202 के तहत आप इंक्वायरी कराना कंपलसरी है। यह आदेश मेरे पास पड़ा है, वो नहीं कराया गया। ठीक है साहब, मैं लौट रही हूँ। अभय दुबे जी, आपके पास और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी की उनकी सदस्यता जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी ओर से बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी ने अब से 1 मिनट पहले लिखा है, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी की ओर से ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, कल का उनका ट्वीट था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी के शब्दों को कोट करते हुए उन्होंने लिखा था। और आज सुबह से लगातार इस पूरे मामले में जबरदस्त बवाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल भी पूरे मामले में एक हैं। ऐसे में राहुल गांधी की ये पहली प्रतिक्रिया, जिसके एक एक शब्द वो कहते हैं, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। नलिन कोहली जी, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो भारत की आवाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नलिन कोहली जी। बड़ा चित्रा जी, बहुत दुख होता है और वाकई दिल से दुख होता है। मोदी सारे चोर हैं, भारत की लड़ाई है, भारत के हितों की लड़ाई है। मतलब कौन सा ये पेडेस्ट्रल पे है, ये कौन सी दुनिया में है कि इनको लगता है इस प्रकार की टिप्पणी कि अंग्रेजों से आप कहेंगे व्हाट इज यूरोप एंड अमेरिका डूइंग अबाउट इंडियाज डेमोक्रेसी। मतलब हस्तक्षेप आप उनसे कहते हैं भारत के हित में। वही कांग्रेस पार्टी जो दलील देती है कि हमने आजादी दिलवाई, अंग्रेजों को भगाया, बीजेपी कहां थी, कांग्रेस कहां, बीजेपी कहां थी, आरएसएस कहां थी, यही उनका है। अब उनके राहुल गांधी जी अंग्रेजों से उम्मीद रखते कि आप हस्तक्षेप करें। जब ये चुने हुए सांसद थे, चुनाव जीतती है इनकी पार्टी, हिमाचल में जीते ना, मतलब प्रक्रिया ठीक है ना, तो क्या भारत के जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ गई क्योंकि वायनाड से ये चुने गए, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस जीती? जी। कह क्या रहे हैं?
और इसको भारत और देश की लड़ाई, मतलब एक इंसान के का सोच इतना हो गया है कि वो मानने लगते हैं कि जो चीज है नहीं वो काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं और इसको भारत की लड़ाई करें, उनका अधिकार है वो माने। इससे मैं मानता हूं जनता उनके सोच को देखती है, अपने सोच को खुद वो दर्शा रहे हैं और हमें इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को गंभीर होना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति में है, उनके नेता जो है, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सोचना चाहिए। चित्रा जी देखिए, भारतीय ये जनता भारत की पार्टी आवाज को कैसे हो तकलीफ गया? ये है कि आप ये बात तो है कि भारत की आवाज ऐसे हो गया कि मुखरता से राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री जी ये जो इलारा कंपनी है जिस पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है, जो कि टैक्स हेवन कंट्रीज में है, वो अडानी जी के साथ उसका संबंध है, वो साझेदारी है। किसमें साझेदारी है? मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन का काम जो उनको दिया है स्ट्रेटेजिक एरिया में, उसमें साझेदारी है। ये भारत की भूभागीय अखंडता पर, भारत के सामरिक महत्व के विषयों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो कोल का इंपोर्ट इंडोनेशिया से किया, जिसमें ओवर इनवाइसिंग की, जिसमें डीआरआई ने खुद ने ये केस दर्ज किया, उसमें आज तक सिर्फ जांच क्यों जारी है? उन्होंने आरोप लगाए कि कैसे 6 एयरपोर्ट अडानी जी को कानून को ताक पे रखकर, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी ऑफ इंडिया 2008 के कानून को ताक पे रखकर दे दिए। तो इससे बौखला गए ये लोग, इसलिए विचलित थे और ये हर हाल में चाहते थे राहुल जी की सदस्यता जाए, क्योंकि 7 फरवरी को उन्होंने कहा और 27 फरवरी को न्यायाधीश ने मुकदमा स्पीड अप किया और 23 मार्च को फैसला कर दिया, जबकि प्रक्रिया का पालन नहीं किया हमने। और न्यायालय के निर्णय में यह बात आई है। हम सर्वोच्च अदालत में और ऊपर की अदालत में इन पक्षों को दृढ़ता से रखेंगे। सड़क और सदन दोनों में दृढ़ता से राहुल गांधी जी भारत वर्ष के लिए लड़ते रहेंगे। अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए 5,35,000 करोड़ रुपए के जो बैंक फ्रॉस्टर्स हैं, जो सत्ता की सरपरस्ती में लूट कर भाग गए, विजय माल्या का तो सीबीआई का नोटिस, लुकआउट नोटिस रिवोक कर लिया। वर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से जरा एक आंकड़ा हम रखते हैं देश के सामने। ये जानना जरूरी है, राहुल गांधी को लेकर इस तरह की लड़ाई इस वक्त समूची विपक्षी दल वर्सेस बीजेपी की चल रही है, लेकिन कौन कौन से नेता रहे 2013 के बाद जिनकी सदस्यता चली गई? लालू यादव, चारा घोटाले के बाद संसद की सदस्यता उनकी चली गई थी, 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद सजा पूरी करने के 6 साल बाद वो चुनाव नहीं लड़ सके थे। और फिर क्या स्थिति बनी लालू प्रसाद यादव जी के लिए बताने की जरूरत नहीं है। रशीद मसूद कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता थे, एमबीबीएस सीट घोटाले में 4 साल की सजा पाने के बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। साल 2013 में यह सजा कोर्ट की ओर से उनको सुनाई गई थी। और सिर्फ विरोधी पार्टियों के ही नहीं, अशोक चंदेल हमीरपुर से भाजपा के विधायक थे, अशोक कुमार सिंह चंदेल, 19 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने उन्हें एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। कुलदीप सेंगर, उम्र कैद होने पर विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। अब्दुल्ला आजम, 2 साल की सजा के बाद विधायकी उनकी खत्म हो गई। तो ऐसा है नहीं कि राहुल गांधी के खिलाफ ये पहली बार हुआ है आशुतोष वर्मा जी। तो हर बात का ठीकरा बीजेपी पर क्यों फोड़ना? आपके भी नेता सामने आ गए और बीजेपी पर दोष मढ़ने लगे। बीजेपी के भी नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिनकी सदस्यता चली गई थी। आशुतोष जी, आशुतोष वर्मा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले मैं बाकी मेहमानों का जल्दी से मैं रुक कर लेती हूं। हमारे साथ शिवसेना के भी नेता बने हुए आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, इस पर आपकी टिप्पणी। चित्रा जी नमस्कार। उनके भी विधायकोों की सदस्यता जा चुकी है, ऐसे इसी तरह के कुछ मामलों में थोड़े अलग है मामले उनके। हाँ, लेकिन सदस्यता तो चली गई बीजेपी के विधायकों की। सूरत कोर्ट का जो निर्णय आया है हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम सवाल उठाएंगे टाइमिंग को लेकर। जब 1 महीने के भीतर उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाने का समय मिला है, उसी सूरत अदालत ने उन्हें बेल भी दे दी है। उसके बाद हम सुनते थे कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इनकम टैक्स ये तो दबाव में काम करती है। ये पहली बार सुन रहे हैं कि लोकसभा का सचिवालय भी दबाव में काम करता है। इतनी जल्दबाजी क्यों? यदि कल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये बरी हो जाते हैं, ये निर्दोष हो जाते हैं, केस जो है सेट असाइड हो जाता है, तो क्या फिर उन्हें आप चुनाव लड़वाएंगे? फिर आप उन्हें संसद का सदस्य बनाएंगे? और मैं तो सुन रहा हूं एक हाथ आगे जाकर कि चुनाव आयोग इस आनंद फानन में है कि अप्रैल में वो उपचुनाव भी करा सकता है वायनाड में। मतलब इतनी जल्दबाजी एक विपक्ष के बड़े नेता के ऊपर ही क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी जेपीसी की मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी विपक्ष के मुखरता से एक आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, इसलिए ये आने वाले समय में लोकतंत्र की हत्या के समान है। इसीलिए सभी पार्टियां प्रतिक्रिया दे रही हैं
कि ये एक तरफा निर्णय क्यों? देखिए, हम कोर्ट अदालत का बहुत सम्मान करते हैं। अगर कोई कानून बना है सभी नेताओं पे लागू होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 1 महीने का समय है, उस 1 महीने में हम आज चले जाएं, हम 10 दिन बाद चले जाएं या हम 29वें दिन जाएं, वो हमारे विवेक बुद्धि पर, हमारे वकीलों पर निर्भर है। लेकिन आप कौन होते हैं सचिवालय के सदस्य या सचिव लोग, जो आप तुरंत उनकी सदस्यता को निरस्त करते हैं इसलिए कि राहुल गांधी जी आगे अपनी जनता की लड़ाई न लड़ पाए? ये तो बड़े हैरानी वाला, मतलब हम बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज, ये तो सब यहाँ आके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब वकीलों की राय ले लेते हैं। दोनों ही पक्षों के वकील अपनी अपनी बात रखने के लिए मौजूद हैं। आशुतोष श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, इतनी जल्दबाजी क्या थी? उनका ये कहना है कि हम आज जाते ऊपरी अदालत में, हम 10 दिन के बाद जाते, लेकिन आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द करने का क्या औचित्य है? क्या सब आपस में मिले हुए हैं आशुतोष जी, और नियम क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, उनको तो किसी ने रोका नहीं है, वो जब चाहे अपील में जा सकते हैं। बल्कि जब लोअर कोर्ट, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सूरत का जो कोर्ट है, जब उसने कॉग्निजेंस लिया था इस इशू को लेकर के, वो इसको भी वो चैलेंज कर सकते थे हायर कोर्ट में, और उसके ऊपर भी वो स्टे ला सकते थे, या फिर वो हाई कोर्ट में क्वैशिंग में जा सकते थे 482 सीआरपीसी में, उसको कैश भी करा सकते थे। उनके पास सारे जो लीगल ऑप्शंस हैं वो तो अवेलेबल हैं, उसमें कहाँ कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है। अब जहां तक कन्विक्शन की बात है तो ये बहुत ही क्लियर है, ये जो सेक्शन 8 और उसका सब सेक्शन 3 है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई भी 2 साल या उसके ऊपर की अगर सजा होती है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो या एमएलसी हो, तो उस केस में जो है उसकी कैंडिडेचर को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसी डिस्क्वालिफिकेशन को, इसी प्रोविजन को ही अप्लाई यहाँ पर भी किया जा रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हुआ है, ये तो पहले भी हो चुका है, चाहे वो लालू यादव हो या जयललिता हो, या कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जब ये जजमेंट दिया था 2013 में, तो उसको बहुत ही क्लैरिफाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे मामलों में बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है जाना है, और इस तरह से अगर कोई कन्विक्ट होता है, ये तो कन्विक्शन तो कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ आरोप लगा दिया गया। कन्विक्शन का तो मतलब है कि कोर्ट ने सारे प्रोसेस को फॉलो कर लिया, पूरा ट्रायल कंक्लूड कर लिया, सारे विटनेसेस को देख लिए, और उसके बाद वो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि इसमें क्राइम हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसको तो चैलेंज वो कभी भी कर सकते हैं, बट सवाल ये है कि जब कन्विक्शन हो चुका है तो कन्विक्शन को तो मानना पड़ेगा। जब वो अपील में जाएंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट स्टे दे ही दे, या ये जो कन्विक्शन है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाए। आज की डेट में यही ऑर्डर आ जाता है तब क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा? अगर स्टे आ जाता है उस स्थिति में क्या होगा? मेरा ये सवाल है आपसे। अगर वो अपील में जाते हैं और अपील में उनको स्टे मिल जाता है, और अगर कोर्ट ये कहता है कि ठीक है हम इसको अपील को सुनेंगे, अभी हम इस ऑर्डर को स्टे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस ऑर्डर का जो ऑपरेशन है, उसका जो इफेक्ट है, वो टाइम बीइंग के लिए उस पे स्टे लग जाएगा, उस पे रुकावट आ जाएगा, तो उनको उस केस में कन्विक्टेड इमीडिएट बेसिस पे नहीं माना जा सकता है। तो उस बेस पे उनको थोड़ा वक्त मिल सकता है, उसमें वो जब तक जो उनका अपील है वो जब तक डिसाइड ना हो जाए। सुमित चंद्र जी, सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सर, अब आपकी बात समझ में आ गई, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। अब 2013 में जो अध्यादेश फाड़ा था राहुल गांधी ने, कई बार कहा जाता है इतिहास आपके सामने अलग अलग रूपों में आता है, इस तरह की मुश्किलें उन्हीं के लिए पैदा करेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सोचा नहीं होगा। अब जरा ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के पास अपने नेता के लिए आगे क्या ऑप्शन बचते हैं, और क्या वास्तव में जानबूझकर देरी की गई है ताकि अपनी राजनीति को भी थोड़ा चमका लिया जाए, या इंतजार किया जा रहा था कि हम आराम से कोर्ट में जाएंगे और दरवाजा खटखटाएंगे राहुल गांधी को राहत देने के लिए? ऑप्शन कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास क्या है? चित्रा जी, ऑप्शन जानने से पहले ये समझना, और मैं आपके माध्यम के थ्रू जनता को बताना चाहूंगा, देखिए जो पनिशमेंट, जो इम्प्रिजनमेंट हुआ है, जो ऑर्डर आया है, वो सेक्शन 500 के ऊपर आया है, जो पनिशमेंट फॉर डेफोमेशन। अगर आप देखा जाए तो वो सेक्शन खुद कहता है कि जो भी इम्प्रिजनमेंट अगर हुआ तो इट मे एक्सटेंड टू 2 years, मतलब 2 साल से कम की सजा भी हो सकती है। तो जरूर जज के माइंड में कुछ गया होगा कि जज ने ना ही वो ऑप्शन लिया विदाउट लेस देन 2 years, ना ही उसने वो ऑप्शन लिया फॉर फाइन, उन्होंने डिसाइड कर लिया एग्जैक्टली 2 years, जबकि सेक्शन 8 आरपी एक्ट क्लियरली कहता है 2 साल या उससे कम। वो कम वाला ऑप्शन क्यों नहीं जज ने लिया वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे निर्भर होता है। ये केस जो ऑर्डर हुआ है, वो ऑर्डर देखने के बाद और भी चीजें पता चलेगी, बट सबसे जरूरी चीज ये है देखने की, जो अगर
बाई चांस इसमें हो भी जाता है तो सेक्शन 8 एक आपको प्रोविजन भी देता है, जिसमें वो एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 3 महीने तक फ्रॉम दैट डेट उसको नहीं हटाया जाएगा। चलिए आपने 3 महीने भी एग्जैक्टली वो कर लिए या जल्दी में किए, बट उनको अपील देने का, अपील में जाने का टाइम देना अनिवार्य है सेक्शन 8(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। ये काफी सारे इश्यूज हैं जो अब आगे देखे जाएंगे ऑर्डर देखने के बाद एंड उसको अपील करने के बाद। ठीक है, अब आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपसे कुछ ही देर के बाद इसी कांग्रेस दफ्तर में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आशुतोष वर्मा जी, कोर्ट का ये फैसला है, बीजेपी को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? बीजेपी के नेता सवाल कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है एक बार आशुतोष जी की बात हो जाए। आशुतोष जी, नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है कि देश में हम कितनी भी बड़ी घोटाला हो जाए, कितनी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी घोटाले में अगर संलिप्त है तो उस पर कोई आवाज नहीं उठा सकता। उसने कहा कि लोकतंत्र का इसका कोई मतलब नहीं है और वो चीजें कर रही है जो भी उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने जब भी उसके खिलाफ कोई बात उठाई तो उसके वहां CBI, ED भेज देती है। विपक्ष कहीं भी करता है, आज इस हद तक आ गई। मुझे लगता है कि शहीद दिवस के दिन जिस तरीके से संविधान का काला दिवस है और बड़ा आश्चर्य लगता है तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है ये OBC समाज पे एक बड़ा झटका है। मुझे लगता है कि OBC या पिछड़ा समाज तब आहत होता है जब उसके आरक्षण से आप खिलवाड़ करते हैं, जब आप 13 पॉइंट रोस्टर ले आते हैं बिना कुछ पूछे, जब आप लेटरल एंट्री में IAS की सिलेक्शन कर देते हैं, जब आप UGC में बिना PhD और डॉक्टरेट में आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब निकाय चुनाव में आप रैबिट सर्वे करके आरक्षण खा जाते हैं, तब पिछड़ा समाज नाराज होता है। इस नीरव मोदी में, इसमें ललित मोदी में कौन पिछड़ा समाज? ये जो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये 130 करोड़ की जनता देख रही है। मुझे लगता है कि अब पापों का घड़ा बढ़ गया है, समय आ गया है। 2024 का इलेक्शन भी सामने खड़ा है और जनता ने भी अपने आप को तैयार कर लिया है कि किस तरीके से इन देशद्रोहियों जैसे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इतना लाखों करोड़ रुपए इस देश के मिडिल मैन तक चला गया है, आप आवाज तक नहीं उठाने देंगे। ठीक है, और आप संसद में आवाज नहीं उठाने देंगे, माइक बंद कर देंगे। ये खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। जो सबसे ज्यादा मुखर होकर सरकार के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद कर रहे थे राहुल गांधी, उन्हीं की आवाज को दबाने का काम नलिन जी आप लोगों ने कर दिया। नहीं, मुझे माफी चाहता हूं, मुझे कुछ कानूनी रूप से आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कानूनी चीज आपके दर्शकों का समझना जरूरी है। विनम्रता से कहूंगा, जो कार्यक्रम में कहा गया है वो करेक्ट पोजीशन नहीं है। देखिए, पहले सब सेक्शन 4 था सेक्शन 8 में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एक एक्ट है, एक संविधान है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सब सेक्शन 4 जो था सेक्शन 8 का, उसमें था कि जब तक कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं होती तब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। यह चैलेंज हुआ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें सब सेक्शन 4 हट गया। सब सेक्शन 4 जब हट गया तो सब सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट होता है, और सब सेक्शन 3 की भाषा बहुत स्पष्ट है, जो एक सेकंड पढ़ लूं। शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। ये मतलब जिस दिन कन्विक्शन हुई 2 साल या उससे ज्यादा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब सूरत कोर्ट ने उनका इसेंशियली कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ है, उनको बेल और सस्पेंशन दिया अपील के लिए। कन्विक्शन हो गया ना, लेकिन कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ, तो मतलब डिस्क्वालीफाइड हो गए। अब आइए आप संविधान पे, जो 102(1)E की बात है। 102(1)E कहता है कि जो आपका किसी कानून अगर होगा तो उसमें होगा। तो ये जो कहा जा रहा है 10 दिन क्यों नहीं रुके, 2 दिन क्यों नहीं रुके, 15 दिन, ये लीगली करेक्ट पोजीशन नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन कानून ये नहीं है। ठीक है, अब सीधे अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, कानून तो आपका इंतजार करेगा नहीं, या फिर नियम कायदे? आप जब तक मन तब तक इंतजार कीजिए। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट अभय दुबे जी आपका। भारतीय जनता पार्टी पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। जिस प्रकार राहुल गांधी जी मुखरता से सदन में और सदन के बाहर कह रहे थे कि संसाधनों की लूट हो रही है। वो पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आप बांग्लादेश जाते और प्रोजेक्ट अडानी जी को क्यों मिल जाता है। श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी
अपने बयान में कहती पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, भारत सरकार के दबाव में अडानी जी को प्रोजेक्ट दिया। तो इनके लिए तो एक एक पल भारी हो रहा था। ये हर षड्यंत्र वो रच रहे थे कि राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हो जाए। ये मैं एक लाइन सिर्फ पढ़कर बताता हूं। सीआरपीसी की धारा 202(1) के तहत यदि कोई आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहता है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के लिए सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने से पहले या तो खुद मामले की जांच करना है या जांच कराने का निर्देश देना अनिवार्य है। ट्रायल कोर्ट में ये बेसिक चीज ही फॉलो नहीं देता है। आप ये जो सीआरपीसी की धारा लेकर बैठे हुए हैं या जितने भी नियम कायदे कानून, सर्कल कोर्ट का फैसला जब आया था उसके तुरंत बाद आपको मशक्कत करनी चाहिए थी कि ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया, वरना राहत कैसे मिलेगी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने इंतजार किया, अभी कुछ ही देर में बैठक होने वाली है, बैठक के जरिए अब क्या रणनीति बनती है कांग्रेस की, इस पर रहेगी हमारी नजर। जो कोर्ट से हुए अयोग्य 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने वो कैसे होंगे योग्य,